अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान की एक बड़ी चार्जशीट है, लेने के अब देने पड़ गए हैं। 3 जेल अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान है और सर्जरी, कप्तान की कॉल, जल्द सड़कों पर निकलेंगे। सियासी सूरत-ए-हाल को पलटने वाले 4 अहम केसेस की मुकम्मल तफसील शामिल करेंगे व्यूअर्स आज की इस नशिस्त के अंदर। और इद्दत केस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान की बरियत का ये माजरा क्या है, क्योंकि जज ने सज़ा ख़त्म करने का एक इंतहाई अहम इशारा दे दिया है। इद्दत केस में सज़ाओं के खिलाफ अपील और फिर खावर मानिका जेल से एक बार फिर भाग गए, उनके भागने की तस्वीर और फिर वीडियो इस वक्त वायरल है, उसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 100 नशिस्तें हथियाने की साजिश अब बेनकाब हो चुकी है और चीफ का फैसला लीक कैसे हुआ, शोएब शाहीन साहब ने इंतहाई अहम इंकशाफात किए। और याद रखिएगा कि ये फैसला वक्त से पहले लीक हुआ और 2 शख्सियात को इस फैसले के बारे में वक्त से पहले कैसे मालूम था, अदालत में खलबली मच गई है। इसका हाल अहवाल भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर व्यूअर्स, हत्या इज्जत केस के अंदर हुकूमत को लेने के देने पड़ गए, ये कोई सौदेबाजी है। जज ने इंतहाई अहम इंकशाफात कर दिए और हुकूमत वक्त को नोटिस जारी कर दिया। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये बताएं कि पाकिस्तान का मीडिया हमेशा की तरह इमरान खान की खबरों को रिपोर्ट नहीं कर रहा। इमरान खान के नाम पर आपको डॉलर कमाने बहुत अच्छे लगते होंगे, पाकिस्तान के तमाम मीडिया हाउसेस का ये इस वक्त वतीरा है। इमरान खान की बरियत का लफ्ज़ इस्तेमाल करके तमाम टेलीविज़न चैनल्स, जिनमें बड़े बड़े जो टॉप इस वक्त रेटेड चैनल कंसिडर किए जाते हैं, तमाम चैनल्स, बेशक वो इमरान खान की पॉलिसी से इत्तफाक करें या ना करें, लेकिन इमरान खान के नाम को इस्तेमाल करके खूब डॉलर इस वक्त बना रहे हैं। ये तमाम चैनल्स इमरान खान की खबरों को रिपोर्ट नहीं करते। इमरान खान का नाम इस्तेमाल करें, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन खबरों को रिपोर्ट करना भी पाकिस्तान के मीडिया की पेशावराना जिम्मेदारी है, जो इस वक्त वो निभाते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे। खान साहब ने जी एक सर्जरी की बात की है निज़ाम के ठेकेदारों के हवाले से, और ये भी बहुत अहम नुक्ता है कि जो निगरान हुकूमत थी पंजाब के अंदर और इसके साथ साथ वफाक में, वो इलेक्शन कराने में नाकाम रही। खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और खान साहब ये कहते हैं कि हमारे फ़ौजी शहीद हो रहे हैं और इस्लामाबाद में डकैतियाँ हो रही हैं और पाकिस्तान के अंदर किसी को कोई परवाह नहीं है। फिर उन्होंने एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट कही, जेल सुपरिटेंडेंट, आईजी जेल खाना जात और जेल में मौजूद कर्नल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और व्यूअर्स, मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी कि आप उतना जुल्म करें जितना आप कल को बर्दाश्त कर सकें। अगर कोई ये समझता है कि उसकी खुदाई, उसकी हुकूमत हमेशा के लिए रहेगी, तो ऐसा नहीं है। और वक्त के बड़े बड़े फ़िरौन इंसान की तारीख़ में गुजरे हैं। जब कोई फ़िरौन पैदा होता है ना, तो फिर कोई मूसा भी आ ही जाता है। और ये इंसान की तारीख़ है, जिन्हें अपनी खुदाई का दावा था वो निस्तो नाबूद हुए अपने लश्करों समेत। और ये हुकूमतें चंद दिनों की बात है। और आप उतना जुल्म करें जितना कल को आप बर्दाश्त कर सकें। वो तमाम इंडिपेंडेंट सहाफ़ी जो इस वक्त हुकूमत पर तनकीद करते हैं ना, कल को ये भी पलट जाएंगे। और जब आपके ऊपर जुल्म होगा ना, तो फिर ये वक्त आपको याद करवाया जाएगा कि देखें, कल आपने भी यही किया। अगर आज आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो आज पाकिस्तान का इंडिपेंडेंट मीडिया क्यों आपकी आवाज़ बने। खान साहब ने ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। अब ये 3 लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होगी, जब भी हुकूमत आएगी कार्रवाई अब बनेगी। फिर वो ये कहते हैं कि मुझे फैमिली मेम्बरान, वकला और सियासी रहनुमाओं से 30-30 मिनट मुलाकात का वक्त दिया जाता है। मुझे जेल में कैदी खाना बना कर देता है। 6 से ज़ायद लोगों को मिलने की इजाज़त नहीं है। आपको याद होगा, असबा बुखारी, अता तारड़, तलाल चौधरी और इसके अलावा एक पूरी पलटून है हुकूमत की जो मैदान में आई और उन्होंने इमरान खान के सेल की ना सिर्फ तस्वीरें पाकिस्तान के मीडिया के साथ शेयर की, बल्कि उनके ऊपर हर्जा सराई करते हुए भी नजर आए। और हर्जा सराई इस किस्म की थी कि इमरान खान को बाकायदा सहूलियात जेल के अंदर दी जा रही हैं, इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। नईर बुखारी साहब ने यह बाकायदा तौर पर डिमांड की। आप अपनी जेलों को भूल गए और इन जेलों में मिलने वाली सहूलियात को भूल गए। और फिर जिस तरह से लाइब्रेरियाँ बनाई गई और टाइल्स तक चेंज की गई, वो तमाम लोग आपको आज भी उन तमाम नवाजिशात के साथ याद करते हैं जो उन्होंने आप पर की और फिर बदले में उन्हें भी नवाजा गया। नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के लिए घर से खाना तैयार होकर आता रहा है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। वो खुद बताते हैं कि घर से खाना आता रहा।
नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के लिए कई लोग मुलाकात के लिए जेल आते थे, लिस्टें तैयार होती और ये बात हम 1000 मरतबा आपको बता चुके हैं कि लिस्टें तैयार की जाती और नवाज शरीफ साहब के सेल के अंदर एयर कंडीशन भी लगा हुआ था। खान साहब पे तो रूम कूलर की आपने एक कंपेन पूरी चलाई। अगली बात खान साहब क्या करते हैं कि आईजी जेल खाना जात और सुपरिटेंडेंट नून लीग के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और सब मुझे खामोश करने के लिए किया जा रहा है और किसी तरह धांधली पर मुझे खामोशी इख्तियार करने के लिए बाकायदा दबाव डाला जा रहा है। अब देखिए जी, इस मुल्क के अंदर ना अब मामलात अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच रहे हैं। आप कितनी देर सिस्टम को रोक कर रखेंगे, आप कितनी देर रुकावटें खड़े करेंगे डिलिंग टैक्टिक्स अपना कर। अब आखिरकार ये फाइनल राउंड के अंदर पाकिस्तान की सियासत दाखिल हो रही है और अदालतें और जो उनका मिजाज बता रहा है अब फैसले मेरिट पर होंगे और निज़ाम को आप कितनी देर घसीट सकते हैं। खान साहब ने इसके ऊपर भी तफसील से बात की। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हुई जी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने धांधली कराई और फिर उनके पास जाने का कहा जा रहा है। मीडिया को बंद करना उनका मकसद है ताकि झूठ को छुपाया जाए। मुल्क के अंदर ज़राए आमदनी कम हो रहे हैं और कर्जे पाकिस्तान के बढ़ रहे हैं। सर ऐसा ही होना था जब इस मुल्क को लीड करने वाला शहबाज शरीफ होगा, क्योंकि इनके घर में सर रोटी पकती है रोज़ाना की बुनियाद पर और हर किस्म का खाना इनके घर में पकता है और पाकिस्तान की आवाम जहाँ पर 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रही है, इनके बच्चे 2 वक्त की रोटी के लिए तरस नहीं रहे। इनकी खुशियाँ भी पाकिस्तान की आवाम से शेयर की जाती हैं, इनके दुख भी पाकिस्तान के आवाम के दुख बनाकर पेश किए जाते हैं और कहा जाता है कि सबसे बड़े दुख है जी, देखें कौमी अलमिया बन गया, हमें हमारे बच्चों से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अब पार्टी मैदान में नहीं आई। खान साहब ने ये भी कहा उनको जितवाया गया, इलेक्शन का पोस्टमार्टम होना चाहिए। पूरे पंजाब में हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जहाँ कन्वेंशन करते हैं उनको उठा लिया जाता है। 18 साल से शिबली फराज एक घर में रिहाइश पजीर है, उन पर धावा बोला गया और फिर खान साहब ने अपनी जमात को कॉल दे दी है कि मुल्क गिर एहतजाज होगा और इसका एक बैकग्राउंडर है। हमाद अजहर साहब ने एक कन्वेंशन किया और लोगों को इकट्ठा करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और उनके ऊपर जिस किस्म के मुकदमात हैं और खान साहब का पैगाम लोगों तक पहुंचाया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उनके साथ साथ तकरीबन 40 से ज़ायद लोग ऐसे हैं जिन पर हुकूमत के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करने का इल्ज़ाम है और ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब आप हुकूमत पर तनकीद भी नहीं कर सकते, यानी ये सेक्रेट काउस बन गए और हुकूमत के ऊपर तनकीद नहीं होगी और जो करेगा उसके खिलाफ मुकदमा होगा। मैं आपको व्यूअर्स ये भी खबर दे दूं कि इलेक्शन कमीशन को अब लेने के देने पड़ गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान को अपनी जागीर समझा हुआ है कि वो इस जागीर के अंदर जो मर्जी कुछ कर ले, उससे कोई पूछेगा नहीं। कानून उसका, आइन उसका, घर की लौंडी है, जब मर्जी उसके साथ बदसलूकी करे, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अब हुआ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जी शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल साहब इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली जो जस्टिस तारिक महमूद वाला मामला है, इसके ऊपर पहुँच गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट। मैंने आपको आमिर फारूक साहब के हवाले से मुतादिद दफ़ा ये बात आपके सामने रखी कि आमिर फारूक साहब के फैसले, ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि वो आइन और कानून के साथ नहीं खड़े थे, बल्कि उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। फैसले डिले और फिर डिलेइंग टैक्टिक्स और फिर डीप फ्रीज़र में फ़ैसलों को रखना और वक्त आने पर उनको निकालना, यानी किसी और को फ़ायदा होता है। जब वक्त पर इंसाफ नहीं मिलता तो फिर फ़ायदा किसी और को होगा। और फिर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने मुझ समेत काफ़ी लोगों को हैरान भी किया, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि स्टे क्योंकि उन्होंने नहीं दिया, लिहाजा फ़ैसला किसी और के हक़ में आएगा। आमिर फारूक साहब के इस सरप्राइज़ के हवाले से जो मुझे मिला, आपको भी क्या सरप्राइज़ मिला कमेंट करके बताइएगा, या फिर आपको लगता ही है कि फ़ैसला अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आएगा। क्योंकि उन्होंने, आमिर फारूक साहब ने इलेक्शन कमीशन से ये पूछा, जो उनके वकला वहाँ पर मौजूद थे, कि ट्रिब्यूनल से मुतल्लिक नोटिफिकेशन किसी के पास नहीं है, सिर्फ मीडिया के पास है। अब ये नोटिफिकेशन मीडिया के पास कहाँ से आया? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 2 ट्रिब्यूनल्स ही बन गए, इसका नोटिफिकेशन भी कर दिया गया, मीडिया पे रिपोर्ट भी हो गया, एक भावलपुर का है और एक रावलपिंडी का है। लोग इसके अंदर आपने अपॉइंट भी कर दिए एक ऑर्डिनेंस के तहत, लेकिन नोटिफिकेशन कहीं पर मौजूद नहीं है। क्यों नोटिफिकेशन इसलिए मौजूद नहीं था वेबसाइट के ऊपर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस नोटिफिकेशन को उठाएगा और जाकर चैलेंज कर देगा। अब जिन ग्राउंड्स के ऊपर आपने तब्दीली की, यानी ये सवाल था आमिर फारूक साहब का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, आप इस अदालत को भाई मुतमईन कर दें। और फिर आमिर फारूक साहब ये भी कहते हैं कि जनाब आपने अब एक नया प्रेसिडेंट
सेट करने की कोशिश की, एक नई रवायत आप डालने जा रहे हैं। अगर मैंने जज नामजद किया है तो यकीन और भरोसे के साथ किया, इलेक्शन कमीशन को हर सूरत जवाब देना होगा। मंजूरी इलेक्शन कमीशन ने दी थी, फिर जज तब्दील करने की आखिरकार क्या ज़रूरत महसूस हुई, ये सवाल रखा गया। इलेक्शन कमीशन के पास ट्रिब्यूनल्स का रिकॉर्ड मंगवाने का भी क्या इख्तियार था। अदालत तब्दीली की दरखास्तें हमारे पास भी आती हैं, हम रिकॉर्ड नहीं मंगवाते। बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त नहीं, अगर तासुब है तो वो बताया जाए, तासुब साबित करें या फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आपको सामना करना पड़ेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब इस अदालत के एक फाजिल जज हैं। अगर आपने उन्हें तब्दील करना है तो इसका एक तरीकाकार मौजूद है, आप जाकर उस फैसले को चैलेंज कर लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम कानून की धज्जियां उड़ाकर, आइन को पामाल करके, आइन के साथ बदसलूकी की गई और फिर ये फैसला जारी किया गया। ट्राइब्यूनल तब्दीली का जी फैसला बरकरार नहीं रह सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन के ऊपर इजहार बरहमी है। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने यह भी पूछा कि सरकार मुझे ये समझाए कि 1 साल पहले ये तरमीम ख़त्म की तो अब क्यों ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसे दोबारा लाया गया। क्या इमरजेंसी थी कि रातों रात आपने ऑर्डिनेंस एक जारी किया। अगर कायदा कानून आप फॉलो नहीं करते और ऑर्डर को आपने इसी तरह अपनी मनमानी के ज़रिए मुसल्लत करना है तो जनाब फिर ऐसे नहीं चलेगा। ट्राइब्यूनल के ट्रांसफ़र का इख्तियार आपके पास नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस अदालत के पास इख्तियार है, जिसे हम ज़रूर हर सूरत इसे प्रैक्टिस जो है वो किया जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये भी रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने मेरी सिफारिश पर खुद ही जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को ट्राइब्यूनल जज बनाया। ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन के पास रिकॉर्ड मंगवाने का कौन सा इख्तियार है और किस कानून के तहत इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड मंगवाया था। ये सारी वो चीज़ें हैं जिनका जवाब इलेक्शन कमीशन को अब देना होगा। और व्यूअर्स, शोएब शाहीन साहब अदालत में पेश हुए और उनका ये मौक़िफ़ है कि अब वो इस नोटिफिकेशन को चैलेंज करने जा रहे हैं। जब ये नोटिफिकेशन चैलेंज होगा तो इलेक्शन कमीशन को लेने के देने पड़ जाएंगे और यही तरीका था जिसके ज़रिए इस फैसले को या तो आप बरकरार रख सकते हैं या फिर आप चैलेंज करेंगे। अब ये भी खबर आ रही है, जिसका जिक्र मैंने कहा ना शुरू में प्रोग्राम के, कहा कि खलबली मच गई कि शकूर प्राचा साहब जो हैं उनका नोटिफिकेशन मीडिया के अंदर बाकायदा रिपोर्ट हुआ कि अब उन्हें जज जो है बनाया जा रहा है और वो इस मामले को देखेंगे। अदालत ने वकील इलेक्शन कमीशन से ये भी पूछा कि अभी जो ट्रिब्यूनल बनाया है क्या वो इस्लामाबाद के लिए बनाया गया। वकील ने जवाब दिया जी कि 7 जून को नोटिस हो चुका, जो अभी मेरे पास मौजूद नहीं है। जो ही मेरे पास तफसीलात आएंगी मैं अदालत के सामने रख दूंगा। इस पर चीफ जस्टिस साहब काफ़ी गुस्से में आए जी, और उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं तो फिर मीडिया के पास कैसे चला। आप गलत कर रहे हैं, ऐसा ना करें। इलेक्शन कमीशन का ये फैसला बरकरार नहीं रह सकता। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली बुखारी ने जी ये कहा कि आज हम 8 फरवरी की पोजीशन पर दोबारा वापस चले गए हैं। चीफ जस्टिस साहब ने जी 15 दफ़ा सवाल पूछा है और 45 मिनट की समाअत होती है और चीफ जस्टिस आमिर फारूक बार बार ये सवाल इलेक्शन कमीशन से कर रहे थे कि हमें वो ग्राउंड्स बता दी जाएं जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये नोटिफिकेशन जारी किया। आपने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, इसके अलावा कोई बात नहीं बताई गई। और फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ये भी पूछते हैं कि कोई 3 ग्राउंड्स आप हमें बता दें, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास इसका जवाब नहीं था। अब देखना व्यूअर्स ये होगा, जो अहम सवालात इसके साथ जुड़े हुए हैं कि चीफ जस्टिस का क्या फ़ैसला करेंगे। क्या चीफ जस्टिस अपने साथी जज को प्रोटेक्ट करेंगे। इस केस में शोएब शाहीन का इंकशाफ काफ़ी अहम है। शोएब शाहीन ने भरी अदालत में चीफ जस्टिस के सामने आज ये कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबर्स ने कहा कि हमें पता है कि जस्टिस आमिर फारूक क्या फ़ैसला देंगे। बयान हल्फी देने के लिए भी शोएब शाहीन साहब जो हैं वो तैयार हैं, यानी एक फ़ैसला अभी आया नहीं और 4 मेंबरान ये बात कहें कि आमिर फारूक ने किस किस्म का फ़ैसला जारी करना है हमें पता है। हमें आप यानी वो प्रेडिक्ट कर रहे थे, इससे पहले उन्हें फ़ैसला पता था या उनकी ऑलरेडी आमिर फारूक साहब से किसी की बात हुई और ये पैगाम मेंबरान तक पहुंचाया गया। वो किस बुनियाद पर ये बात कर रहे थे। और शोएब शाहीन साहब ने ये जो एफिडेविट और बयान हल्फी देने की बात कर ली है, ये बहुत ही अहम है, क्योंकि अदालत के अंदर जब बयान हल्फी जमा करवाया जाता है और अगर वो झूठा साबित हो जाए तो इसकी बाकायदा एक सज़ा है। अब सवाल ये है कि क्या चीफ जस्टिस के फैसले कहीं और से हो रहे हैं। क्या चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन से पूछें कि आपको मेरा फैसला किसने बता दिया। क्या चीफ जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट ना भेजने की सबसे बड़ी वजह यह है, क्या वो इदारों समेत हुकूमत को भी तंग नहीं करते। और अगर वो सुप्रीम कोर्ट गए तो फिर मोहसिन अख्तर क्यानी
चीफ जस्टिस बन जाएंगे और शायद ये किसी को पसंद नहीं आएगा कि इमरान खान की बरियत और जज का बरी करने का इशारा है। इमरान खान बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह की सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब समाअत कर रहे हैं। इंतहाई अहम मुकालमा हुआ है सलमान अकरम राजा और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के दरमियान। सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने सज़ा के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर की। केस सेशन जज से उसके मातहत एडिशनल सेशन जज को मुंतकिल कर दिया गया, जो कि नहीं किया जा सकता। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने ख़ाबर मानिका की पहली जो इतराज़ और केस मुंतकिली की दरख्वास्त मुस्तरद की। जज शाहरुख अर्जुमंद केस का फ़ैसला करना चाहते थे, लेकिन उन पर इल्ज़ामात आयद किए गए कि कोई और दरख्वास्त गुजार ऐसा कर सकता है कि जज पर इल्ज़ाम लगाकर केस मुंतकिल करवा लिया जाए। ये सवाल पूछा गया। अब जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब इस पर उन्होंने इस्तफसार किया कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर में क्या वजह बताई थी। सलमान अकरम राजा साहब ने इसका जवाब दिया कि चीफ जस्टिस सामिर फ़ारूक का ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था, हमारे पास इसकी कॉपी नहीं, हमें नोटिस के बगैर ये फ़ैसला दिया गया। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब का इंतहाई दिलचस्प सवाल है और आपको पता लग जाएगा कि इस केस का अब मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है। इद्दत में निकाह केस का ट्रायल कितने अरसे में मुकम्मल हुआ? सर यही तो मसला है कि इस मुल्क के अंदर अदालतों में इमरान खान के मुकदमात रातों रात पूरे किए जाते हैं, वादा माफ गवाह रातों रात खड़े किए जाते हैं, दलाइल रातों रात बनाकर अदालतों में रातों रात पेश किए जाते हैं। इसका जवाब सलमान अकरम राजा ने क्या दिया कि जी 3 दिन में। जस्टिस गुल हसन साहब ने दोबारा पूछा कि नहीं मैं पूछ रहा हूं कि ट्रायल कितने अरसे में मुकम्मल हुआ। सलमान अकरम राजा ने फिर जवाब दिया कि मैं ट्रायल ही का सरकार आपको बता रहा हूं, 12-12 घंटे ट्रायल चलाकर 3 दिन में इसको मुकम्मल किया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब का अगला सवाल करने से पहले जो है उनकी हंसी छूट गई, मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आई कि यार ये 12-12 घंटे में इमरान खान को टारगेट किया गया और फैसला सुना दिया गया। जस्टिस गुल हसन साहब ने फिर ये कहा कि शाहरुख अर्जुमंद बेहतरीन जुडिशल अफसरान में से एक है, एक जज ने खुद केस वापस भेज दिया तो इसके पास वापस केस भेजना अब मुनासिब नहीं होगा। क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि हम ये केस किसी और जज को नरेशन के साथ भेज दें और इसके बाद समाअत मुलतवी होती है? मैं आपको कुछ चीज़ें और भी इसमें बता देता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की इद्दत में निकाह केस वापसी सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद को भेजने या हाई कोर्ट के खुद फैसला करने की दरख्वास्त पर ख़ाबर मानिका को नोटिस जारी करते हुए 13 जून को जवाब तलब कर लिया है। व्यूअर्स, आज की समाअत से साबित क्या होता है? आज की समाअत से ये साबित होता है कि जस्टिस गुल हसन भी समझ गए हैं कि केस मुज़ाहिका खेज है, केस अपील में बरकरार नहीं रह पाएगा और हो सकता है कि अब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब दूसरे जज जो अब इस केस को सुन रहे हैं, यानी अफजल कामजो, अगर मैंने नाम ये गलत पढ़ा तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, उन्हें नरेशन के साथ ये भेज दिया जाए और दलाइल दिए जाएं और ऑर्डर जारी कर दिया जाए। और जल्दी से ये ऑर्डर इसलिए भी आ जाएगा क्योंकि पहले दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। अगर इस केस का फैसला जल्दी होता है तो फिर इमरान खान की रिहाई इस केस के अंदर इस केस की हद तक मुमकिन होगी। अब इसके अलावा उन पर कोई बड़ा केस नहीं है। अलकादरी ट्रस्ट केस में अभी सज़ा बहुत दूर है और अभी कम से कम 2 महीने मज़ीद ट्रायल को लगेंगे और इस केस में ज़मानत हो चुकी है क्योंकि इस केस में अभी भी 20 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होने हैं और इन पर जरा फिर होगी और फिर वकला के दलाइल इसमें दिए जाएंगे। अब दूसरा जो केस है ना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आज की जो सेशन अदालत में इद्दत केस की अपीलों पर समाअत हुई, यानी ये का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर है और यही मामला इसी केस से जुड़ा हुआ मामला जो सेशन अदालत में चल रहा है और जज अफजल कामजो ने इस मुकदमे की समाअत की है। ख़ाबर मानिका जी अदालत में पेश नहीं हुए और ख़ाबर मानिका ने अपनी कानूनी टीम को तब्दील करने के हवाले से अदालत को आगाह किया। इससे पहले राजा रिजवान अब्बासी ख़ाबर मानिका के वकील थे। FIA केस में ट्रायल में प्रोसिक्यूटर भी यही थे और ख़ाबर मानिका ये कहते हैं कि मेरे वकील रिजवान अब्बासी बेहतरीन और काबिल वकील हैं, उनकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं। रिजवान अब्बासी साहब ने इससे माज़रत कर ली है, इसलिए मैं अपनी कानूनी टीम तब्दील करना चाहता हूँ। मेरे पास 2-3 ऑप्शंस, एक लाहौर के वकील हैं वो जी मौजूद हैं और मेरी अदालत से इस्तदा है कि हमें वक्त दिया जाए। ख़ाबर मानिका ने 1 हफ़्ते का वक्त मांगा जी और फिर अब वो वापस चले गए। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस केस की समाअत थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने आगाह किया कि 13 जून तक समाअत मुलतवी हो गई है, इसलिए आप 13 जून तक इसे भी मुलतवी कर दें और अब
جو آرڈر ہے اس کے مطابق اسے 13 جون تک اسے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اور اس دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کا نوٹیفیکیشن واپس لیا جاتا ہے، یہ برقرار رکھا جاتا ہے، یہ امتحان ہوگا عامر فاروق صاحب کا۔ یہ آج کی ویڈیو ہے، اگلی ویڈیو میں آپ سے انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اور ویورز دعا کیجیے گا پاکستان کے لیے، نہ ہماری سیاست اچھی، نہ ہماری جمہوریت اچھی، اب تو خیر کرکٹ بھی اچھی نہیں رہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔